नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की मोहब्बत आज के दौर में इस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कहलाए जाने वाले मुल्क में सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। हमारा संविधान भले ही कुछ कहता हो, भले ही उसकी प्रस्तावना में कहा गया हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की बात करता हो। सच आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इन सबसे कोसों दूर है। लव जिहाद के नाम पर नए नए कानून इन दिनों बन रहे हैं जो हमारी संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता को पूरी तरह बाधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रस्तावना में कहे गए शब्दों को गौर कीजिए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति आदि पर यदि हम मंथन करें, ध्यान करें, चिंतन करें तो जो सच सामने आएगा वह लोकतंत्र के ठीक उलट एक ऐसे भीड़ तंत्र बन चुके देश की तस्वीर दिखाता है जिनमें इन सब शब्दों के मायने समाप्त हो चले हैं। आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराध श्रृंखला के दूसरे सीजन में मैं आपको आज एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे कहे हर एक शब्द को अक्षरशः प्रमाणित करती है और इस मुल्क में धर्म, जाति, बाहुबल का जो बोलबाला है उसके चलते संविधान एक ऐसी पुस्तक बन के रह गई है जिसका तिरस्कार हर रोज हर क्षण उनके द्वारा किया जाता है जिन पर इसकी रक्षा का दायित्व है। इस अनसुलझे अपराध के मुख्य किरदारों में एक सफल उद्योगपति अशोक टूडी हैं, उनकी बेटी प्रियंका टूडी है, कोलकाता की भद्र समाज की पुलिस है, वहाँ की सरकार एक तरफ है तो एक सामान्य परिवार में जन्मा प्रतिभाशाली युवक रिजवानुर रहमान, उसके गरीब परिजन और उसके वे संगी साथी हैं जो उसको न्याय मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह हार बैठे हैं। तो चलिए इस अपराध कथा की शुरुआत करते हैं उससे जुड़े मुख्य किरदारों के परिचय से। पहला किरदार जो न्याय मांग रहा है रिजवानुर रहमान है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में पढ़ा बड़ा रिजवानुर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। 30 वर्षीय रिजवानुर पेशे से कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर था। उसकी परवरिश एक बेहद सामान्य आर्थिक स्थिति वाले मुस्लिम परिवार में हुई थी। 31 सितंबर 2007 को रिजवानुर का शव एक रेलवे ट्रैक के निकट बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में पाया गया। दूसरा किरदार प्रियंका टूडी का है। कोलकाता के एक धनाढ्य परिवार में जन्मी प्रियंका की मुलाकात एक ग्राफिक डिज़ाइनर एकेडमी में रिजवानुर रहमान से हुई थी। रिजवानुर इस एकेडमी में अध्यापन करता था। प्रियंका शौकिया ग्राफिक डिज़ाइन इस एकेडमी से सीख रही थी। तीसरे महत्वपूर्ण किरदार इस प्रेम कथा में खलनायक के तौर पर हैं प्रियंका के पिता, प्रसिद्ध अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनी लक्स के मालिक, बेहद प्रभावशाली, अपनी बेटी के रिजवानुर से विवाह के सख्त खिलाफ। चौथे नंबर पर आते हैं श्री प्रसून मुखर्जी। 2007 में ये आईपीएस ऑफिसर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे। टूडी परिवार के बेहद करीबी। रिजवानुर प्रकरण में इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा डाउटफुल, संदेहास्पद रही है। और फिर आता है कोलकाता का लाल बाजार थाना। पूरे थाने की इस प्रकरण में भूमिका खलनायक की थी। अशोक टूडी 37 अरब रुपयों का व्यापार करने वाली कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। 37 अरब रुपयों का व्यापार करने वाली कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जिसका विज्ञापन
प्रसिद्ध सिने अभिनेता सन्नी देओल को करते हम सब ने देखा है। इन दिनों सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हीं अशोक टोडी की बेटी प्रियंका टोडी ने 23 बरस की उम्र में अपना दिल रिजवानुर रहमान को दे दिया। दोनों का इश्क परवान चढ़ा। रहीमदास कह गए हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान। खैर खून खांसी खुशी प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल संसार। रिजवानुर और प्रियंका जानते थे कि उनके इश्क की खबर अशोक टोडी तक पहुंचेगी तो बवाल मचेगा। इससे पहले अशोक टोडी इनके संबंधों पर कोई बखेड़ा खड़ा न कर दें, दोनों ने 18 अगस्त 2007 के दिन भारतीय कानून, भारतीय संविधान के अनुसार स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। दोनों के अपने परिवारों में इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। शादी के बाद प्रियंका अपने घर में ही रही, रिजवानुर अपने घर में। 31 अगस्त के दिन प्रियंका अपनी ससुराल आ गई। इसी दिन अशोक टोडी से किसी खतरे की आशंका चलते दोनों ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र लिखा और इसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया अशोक टोडी से। अशोक टोडी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उस पर भी मुस्लिम परिवार के संग अपनी बेटी के रिश्ते से तिलमिला गए। रिजवान को नाना प्रकार की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। खरबपति अशोक टोडी के धनबल का असर रहा कि पूरी कोलकाता पुलिस इस नवयुवक के पीछे पड़ गई। लाल बाजार थाने में उसको बार बार बुलाकर धमकाया जाने लगा। उससे कहा कि प्रियंका संग यदि उसने अपने रिश्ते समाप्त नहीं किए तो उसे भारी बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। 8 सितंबर 2007 को पुलिस का दमन अपने चरम पर जा पहुंचा। रिजवानुर को लाल बाजार थाने में बुलाकर धमकाया गया कि उस पर नाना प्रकार के मुकदमे दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस पर अशोक टोडी के घर पर चोरी करने, उनकी लड़की का अपहरण करने का मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सब लाल बाजार थाने की पुलिस तब कह रही थी जबकि प्रियंका एवं रिजवानुर रहमान ने अपनी शादी का प्रमाण पत्र, सरकारी प्रमाण पत्र पुलिस में जमा करा दिया था। तमाम दबाव के बावजूद रिजवानुर प्रियंका अपने इरादों पर अटल रहे। जब यह देखा गया कि ये दोनों टस से मस नहीं होने जा रहे हैं तो उद्योगपति 37 अरब की कंपनी के मालिक अशोक टोडी ने दूसरा दांव चला। दूसरा दांव क्या था? रिजवानुर से कहा गया कि 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को उसके माँ बाप के पास वे भेज दें। वे 1 हफ्ते अपने माँ बाप के साथ रहेगी और फिर वापस अपने पति रिजवानुर के घर आ जाएगी। रिजवानुर ने इसके लिए मना कर दिया और प्रियंका भी इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में प्रियंका के चाचा ने जब पुलिस के सामने, लाल बाजार थाने की पुलिस के सामने लिखित में ये दिया कि प्रियंका को 1 हफ्ते बाद वापस भेज दिया जाएगा और पुलिस ने बहुत जोर डाला तो रिजवानुर प्रियंका को उसके पिता के घर भेजने के लिए सहमत हो गया। प्रियंका भी सहमत हो गई। दोस्तों, ये आखिरी मुलाकात थी इस प्रेमी जोड़े की। प्रियंका तय समय 15 सितंबर तक अपने पति से दूर अपने पिता के घर रही, लेकिन फिर वापस नहीं आई। 11 सितंबर को आखिरी बार उसने अपने पति रिजवानुर से फ़ोन पर बात की। 15 सितंबर को, जिस दिन पुलिस के सामने लिखित में दिए गए आश्वासन के चलते प्रियंका को उसके पति के घर वापस आना था, रिजवानुर ने प्रियंका को फ़ोन मिलाया तो प्रियंका के घर वालों ने उसका फ़ोन काट दिया। इसी बीच लाल बाजार पुलिस अशोक टोडी के धनबल के प्रभाव में, उनकी राजनीतिक पहुंच के प्रभाव में और उसके आगे नतमस्तक होकर रिजवानुर और प्रियंका की शादी तुड़वाने के नाना प्रकार से प्रयास करती रही। उसने शादी के गवाहों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 19 सितंबर के दिन जब रिजवानुर को यह समझ में आ गया कि उसकी बीवी अब वापस नहीं भेजी जाएगी, उससे बात तक उसे नहीं करने दी जाएगी, उसने एक स्थानीय एनजीओ की मदद अपनी पत्नी की वापसी के लिए मांगी। इससे पहले कि ये एनजीओ कुछ कर पाता, बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में 21 सितंबर के दिन एक रेलवे फाटक के पास रिजवानुर की लाश पाई गई। लाश के सिर के पीछे गहरा घाव था।
कमाल देखिए, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, संविधान मानने वाले मुल्क में क्या होता है। पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था, लेकिन कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी ने इसे आत्महत्या करार दे डाला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ज्ञान भी भगारा कि शादी करके घर से भागना अनैतिक है, इसलिए लाल बाजार की पुलिस ने जो कुछ भी दबाव रिजवानुर हक पर या उसके परिवार वालों पर डाला वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने पूरी बेशर्मी से, बेहयाई से कहा, एक आईपीएस ऑफिसर ने, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने, जो कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा, इफ द पुलिस डज नॉट इंटरफेयर इन दीज फैमिली मैटर्स, हु विल डू इट? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। यदि पुलिस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो क्या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करेगा? ये आईपीएस ऑफिसर प्रसून मुखर्जी ने मीडिया से कहा। मीडिया ने रिजवानुर की मृत्यु के बाद पता लगाया कि कमिश्नर पूरे प्रकरण में लाल बाजार थाना से सीधे इंटरफेरेंस कर रहे थे और अशोक टोडी के संपर्क में थे। ये खबरें भी बाद में आईं कि पुलिस कमिश्नर को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने में अशोक टोडी ने आर्थिक मदद की थी। कोलकाता, भद्र लोगों का शहर, इस मौत से स्तब्ध रह गया। पुलिस के प्रति जन आक्रोश सड़क पर उतर आया। यह उस शहर के लिए बड़ा आघात था जो गंगा जमुनी संस्कृति का रोल मॉडल, आदर्श शहर कहा जाता था। प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने अपने संपादकीय में लिखा, द पुलिस रादर देन परस्यू द रॉबर्स एंड मर्डरर्स हैज चूजन टू इन्वेस्टिगेट अ लीगली रजिस्टर्ड मैरिज। दे सीम्स टू फील अ वर्नाकुलर टुवर्ड्स इकोनॉमिकली वीकर क्लास। इतनी गंभीर बात टेलीग्राफ जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने अपने संपादकीय में लिखी। रिजवानुर रहमान की लाश मिलने के बाद, रेलवे ट्रैक के पास बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद पूरे बंगाल शहर के कलकत्ता शहर में रोष उत्पन्न हो आया और सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहां से रहमान ने अपनी पढ़ाई की थी, वहां के छात्र सड़कों पर आ गए। कैंडल लाइट मार्च निकाले गए। 3 हफ्तों तक हर शाम कोलकाता की सड़कों पर स्टूडेंट्स, आम कोलकाता वासी सभी ने मोमबत्ती जलाकर पूरे मामले के सच सामने लाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 16 अक्टूबर 2007 को कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच के सीबीआई आदेश दिए। भारी जन दबाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुलिस कमिश्नर समेत 5 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। दी टेलीग्राफ ने इस मामले में एक के बाद एक कई ऐसे तथ्य सामने लाने में सफलता पाई जिनसे रहमान की मृत्यु आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की तरफ इशारा करती है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये वो एनजीओ था जिससे रिजवानुर हक ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए मदद चाही थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की महासचिव सुजाता भद्रा ने इस पूरे मामले में रिजवानुर की मृत्यु के बाद भी हाथ पीछे नहीं खींचे। सुजाता का कहना है कि सितंबर 21, वह दिन जिस दिन रिजवानुर की लाश पाई गई, सुबह 10:10 में रिजवानुर ने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कोर्ट में प्रमाणित कर देंगे कि प्रियंका को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पिता अशोक टोडी ने अपने घर में बंधक बना रखा है। दोनों ने लाल बाजार थाने के निकट 2:30 बजे मिलना तय किया। सुजाता भद्रा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की जनरल सेक्रेटरी और रिजवानुर हक ने तय किया 2:30 बजे वे लाल बाजार थाना के पास मिलेंगे और उसके बाद इस मामले में आगे क्या एक्शन लेना है इसकी रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसी दिन जिस दिन इन्होंने मिलना था, 11 बजे रिजवानुर की मौत हो गई। सुजाता भद्रा कहती हैं कि यह संभव ही नहीं है कि रिजवानुर ने आत्महत्या की हो। आत्महत्या करने वाला भला क्यों उसी दिन उनसे मिलने की बात करता। रिजवानुर ने 21 सितंबर को 10:11 पर सुजाता को फ़ोन किया था, 2:30 बजे मिलने की बात कही थी और मात्र 20 मिनट बाद ही उसका शव रेलवे ट्रैक के पास पाया गया।
इस पूरे मामले में दोस्तों एक रहस्यमय कॉल का भी जिक्र आता है। ये कॉल जो 21 सितंबर की सुबह 8:30 में रिजवानुर को आई थी। उस फ़ोन को सुनकर रिजवानुर तत्काल अपने घर से बाहर निकल गया। उस कॉल के बाद वो कहाँ गया, यह सब उसकी मृत्यु के बाद रहस्य बन के रह गया है। पुलिस ने मात्र इतना पता लगाया कि एक पीसीओ से कॉल आई थी। पुलिस ने रिजवानुर की मौत ट्रेन से टकराने से भी बताई, जो बाद में ट्रेन के ड्राइवर ने झूठी साबित कर दी। ड्राइवर ने अपने बयान में कहा कि उसने एक बॉडी ट्रैक के पास पड़ी देखी थी, उसकी ट्रेन से कोई भी टकराकर नहीं मरा। रिजवानुर का शरीर यदि ट्रेन से टकराता तो निश्चित तौर पर कटा होता, उसके अंग भंग हो गए होते, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। केवल उसके सर के पीछे किसी भारी चीज़ से वार करने का घाव पाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच की और इसको आत्महत्या ही माना। क्यों और कैसे, यह भी रहस्य है। अशोक टोडी के भाई प्रदीप टोडी, उनके साले अनिल सरोगी और 3 पुलिस अफसरों को जरूर सीबीआई ने इस आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। पूरा गेम समझिए। सीबीआई ने जो प्रथम दृष्टिया हत्या नजर आ रही थी, उसको तो आत्महत्या ही मान लिया। क्यों और कैसे, ये रहस्य शायद कभी नहीं खुलेगा। लेकिन उसने इन 3 लोगों को, प्रियंका के पिता, उसके चाचा और उसके चाचा के साले को, आत्महत्या के लिए रिजवानुर को उकसाने का दोषी जरूर बताया है। अशोक टोडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गुहार की, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा वो रोक नहीं पाए, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बीच एक और अनोखी घटना हुई, बेहद अनोखी घटना, जो इस प्रकार की रहस्यमय मौतों में होती आई हैं। वो घटना ये हुई कि 11 फरवरी 2009 के दिन रिजवानुर की मृत्यु के मामले की जांच करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरिंदम मन्ना भी एक रेलवे ट्रैक के पास मरे पाए गए। उनके शरीर में जगह जगह घाव के निशान थे और उनके परिवार ने इसे हत्या करार दिया। मन्ना के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मन्ना के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे जो उनकी लाश के पास पड़े मिले, लेकिन उसके सिम कार्ड गायब थे। किसने और क्यों ये सिम कार्ड निकाले, क्यों मन्ना की हत्या हुई, ये भी रहस्य रह गया। अब आप कल्पना कीजिए इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी नेताओं ने, और इंटर रिलीजन मैरिजेस को बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में लागू हो गया है, कई और राज्यों में लागू होने जा रहा है। यानी कोई बालिग हिंदू लड़की या हिंदू लड़का किसी बालिग मुस्लिम लड़की या लड़के से अब शादी नहीं कर सकता है। पूरी तरह असंवैधानिक कानून लागू हो रहे हैं, और यदि कोई ऐसा दुस्साहस कर रहा है शादी करने का, तो उनके खिलाफ नाना प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। थोड़ा चिंतन अवश्य कीजिएगा कि जिस संविधान को हमने धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, सामाजिक गरिमा आदि शब्दों से नवाज कर स्वीकारा था, उस संविधान की आज क्या स्थिति हो गई है, और हमारे मुल्क की, हमारे समाज की क्या स्थिति हो गई है। धन्यवाद।